फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मौनी और आप लोग हैं मेरे साथ कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल केबीसी में। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम सवाल स्वास्थ्य का। आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे स्वास्थ्य की। जो हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं वो आपको बहुत सी जानकारियां देंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लीजिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आर.पी. मीणा जी, विभाग अध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कोटा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं खास टॉपिक पे कि रोड पर जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें हमें क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताइए। भाई, अपने इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनकी कमी है और पॉपुलेशन इतनी है कि हर जगह हेल्थ वर्कर पहुंच नहीं पा सकता। तो उसी संदर्भ में यदि हम लोग जन साधारण को भी यदि इन घटनाओं के बारे में अवगत कराएंगे, उनका डर दूर करेंगे, तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। उनको नॉलेज होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे जो गोल्डन आवर्स बोलते हैं कि जैसे किसी एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर जो फर्स्ट आवर्स हैं या फर्स्ट फ्यू आवर्स हैं, तो उसके अंदर यदि मरीज़ की केयर हो जाए तो वो मरीज़ की जान को बचा सकते हैं। उसी संदर्भ में मरीज़ को अटेंडेंट को बताना पड़ेगा कि ये जो पहले जो 4 घंटे या 1 घंटा है वह इस लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। यदि जब इम्पोर्टेंस समझेंगे तो उसके ऊपर काम करेगा। तो हमारा यही है कि उसके ऊपर जो है उनको शिक्षित करें और उसकी इम्पोर्टेंस को बताएं कि ये कितना लाइफ के लिए ज़रूरी है। सर, जैसे हम कहीं भी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम से सडनली एक्सीडेंट हो गया, तो उसे कोई भी अननोन पर्सन कैसे उसको मैनेज करेगा? इसको जो मैनेजमेंट का तरीका है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है। तो जन साधारण को ये अवगत कराना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो है अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। जैसे एक्सीडेंट के साइट पे जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे कोई हेल्थ वर्कर नहीं होता है। तो हेल्थ वर्कर नहीं होता, उसके लिए आपको फर्स्ट एड जो है, आपको कोई भी पर्सन, वो रिलेटिव हो सकता है, आपका अननोन पर्सन हो सकता है, तो वो यदि केयर करते हैं, उसके बेसिक लाइफ सपोर्ट के कुछ स्टेप उसको पता लग जाए तो उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट होता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कि किस तरह से हम लोग कॉल करके जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ फ़ोन करके हम लोग उसको अवगत कराएं कि भाई ऐसी एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस को इन्फॉर्म करें कि आपको तुरंत आना है, तो सूचना भी दें और उसको ट्रांसपोर्ट भी करें। और ट्रांसपोर्ट करने का भी तरीका होता है। फिर वही टीम जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाती है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट अलग होता है, फिर एडमिट होने के बाद अलग होता है। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हेल्थ वर्कर का जो मैनेजमेंट है वह हेल्थ वर्कर के पहुंचने से पहले ही समय निकल जाता है। उस समय को कम करने के लिए जो गोल्डन आवर्स हैं, फर्स्ट फ्यू आवर्स हैं, उसमें यदि मरीज़ के रिश्तेदार को, मरीज़ के रिलेटिव को यदि हम उसको एजुकेट करें कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं। सर, जब भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी अननोन पर्सन है, उसका रिलेटिव है या फ्रेंड है, तो उसे फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले तो यदि कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस जगह पे जो भी रिलेटिव हैं, अटेंडेंट है या अननोन पर्सन है, उसको घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो संयम के साथ में उसको देखना चाहिए कि क्या घटना घटित हुई है। उसके बाद जो विक्टिम है जिसके साथ घटना घटित हुई है कि वह ग्रुप में हुई है या सिंगल हुई है, तो उसी तरह से यदि सिंगल हुई है तो कोशिश करना चाहिए आप उनके पास पहुँचो। दूसरा बात, ग्रुप में पहुंची है तो आप उनकी सपोर्ट के लिए लोगों को कॉल करो आसपास के कि उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब पेशेंट या जो विक्टिम हो जिसके साथ घटना घटित है, यदि उसको संयम बंधवाओ कि नहीं आपको कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सब साथ हैं, तो ये धैर्य बंधाना और धैर्य के साथ काम करना यह भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको सेफ साइड में, क्योंकि रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो दूसरा ट्रैफिक आने की संभावना रहती है, तो उसी संदर्भ में आप उस पेशेंट को साइड में लेके सेफ साइड में, और आप भी सेफ रहें और उसको सेफ जोन में लेकर के फिर आगे की प्रक्रिया करें। उसके अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए उसको कि यू कैन लुक, यू कैन लिसन, यू कैन फील। तो आप पहले उसको देखो, उसको सुनो और उसके बाद में उसका
देखो कि क्या पल्स वगैरह चले नहीं गए। तो आपको ये शॉर्ट बिल्कुल ऑब्जर्व करो उसको शॉर्ट टाइम के लिए कि किस तरह से हम उसको असिस्ट कर सकें। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मरीज़ को देखो कि कंडीशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है उसके ऊपर, कोई पत्थर गिरा हो, कोई कांच गिरा हो, तो उसको सेफ जोन में ले उसको। और मरीज़ को उस टाइम पे कोई भी यदि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हैं तो उसको खींचो नहीं, उसके ऊपर से उसको शिफ्ट करने की कोशिश करो। और पेशेंट यदि अनकॉन्शियस हैं तो उसको खींचने के बजाय आपको शिफ्ट करने पे कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करें और उसके बाद आप सुनो कि ये इसकी जो धड़कन आ रही है या मूवमेंट है कि नहीं है। देखने के बाद ही पता लगेगा कि ये लाइव है या डेड है। तो यदि आपको कुछ भी सिम्टम दिखते हैं लाइवनेस के, हाँ भाई जिंदा है, तो अपन को प्रयास करना चाहिए। तो उसके अंदर देखो आपकी उसकी जो सांस ले पा रहा नहीं ले पा रहा है, यदि दिक्कत आ रही है तो उसको सबसे पहले आपको एयरवे जो हवा जहाँ से जल लेते हैं हम लोग, तो उसको देखो, क्लीन करो उसको कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी हो, कोई डेंचर हो, तो कहीं गला में अटक तो नहीं रहा उसको। तो सबसे पहले उसके गले के अंदर उंगली डाल के उसको साफ करें उसकी पोजीशन। उसके बाद में आपको चाहिए कि आपका पल्स सबसे पहले हाथ लगाओ कैरोटिड आर्टरी के ऊपर यहाँ पे कि इसमें धड़कन आ रही नहीं आ रही है। आ रही है तो सोचो कि हाँ इसको धड़कन आ रही है। तो आप उसके बाद में कि हाँ ये अनकॉन्शियस है तो कोशिश करो कि उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें। और यदि बहुत फीबल है और हार्ट नहीं आ रही पल्स तो उसको कंप्रेशन दो, चेस्ट कंप्रेशन करो, उसको पंपिंग करो उसको। तो इस तरह से यदि हम उसको एयरवे को मेंटेन करते हैं, सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं और ब्रीदिंग को, और यदि सांस नहीं आ रही है सपोज उसके अंदर, तो हम कोशिश करें एक साफ़ सुथरा रुमाल, साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करें। तो उसके अंदर यदि पेशेंट को हम ब्रीदिंग देंगे, सर्कुलेशन बराबर रखेंगे, एयरवे अच्छा रहेगा, तो हम उसको लाइफ को बचा सकते हैं। सर ये तो आपने अभी बताया कि हमें क्या फर्स्ट स्टेप उस टाइम लेना चाहिए जब एक्सीडेंट हुआ। तो अब आप हमें ये बताइए कि जब हम उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम जब किसी भी ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हैं अस्पताल, तो उस वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसके बारे में प्लीज़ आप हमें विस्तार में बताइए। हाँ, शिफ्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पेशेंट की शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में पेशेंट को जब कंडीशन जहाँ पे एक्सीडेंट हो वहाँ से जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत सावधानी का बरतनी चाहिए उसको कि सबसे पहले यदि हो सके तो हार्ड सरफेस का यूज़ करें ताकि मूवमेंट कम से कम हो सके। साथ में यदि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, यदि कॉन्शियस है और उसको देखना चाहिए कि उसकी हेड की पोजीशन क्या है, आपकी छाती की पोजीशन क्या है, आपके जो लिम्स हैं, आपके हाथ और पाँव की क्या पोजीशन है, इसमें चोट है कि नहीं है। यदि इनके अंदर चोट नहीं है और पता है तो पेशेंट को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक उसको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके गर्दन की चोट हो सकती है, अंदरूनी ऑर्गन की चोट हो सकती है और अपने हाथ और पैर के अंदर चोट हो सकती है। तो विद केयरफुली, बिल्कुल सावधानी के साथ में पेशेंट को जहाँ तक हो सके हार्ड बोर्ड का यूज करना चाहिए ताकि एक ही पोजीशन में पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके गर्दन को और कमर को नहीं मोड़ें, यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चोट लगी है गर्दन की और कमर की, वो यदि अपन और फ्लेक्स करेंगे, यदि बेंड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे तो और ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है। इस तरह से यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, हाथ और पैर में चोट है, तो उसको भी सावधानी पूर्वक उस हाथ और पाँव को उठा करके शिफ्ट कराना चाहिए। और जहाँ तक हो सके पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो यदि रोड साइड एक्सीडेंट में यदि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है तो कोशिश करना चाहिए यदि तो हेलमेट को नहीं उतारे जब तक कि लगे कि हाँ अंदर हेड इंजरी की वजह से ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उस कोशिश करना चाहिए कि वो हेलमेट को पहने ताकि उसको सपोर्ट मिलता है गर्दन को और हेड को, तो उसी पोजीशन में शिफ्ट करें। तो शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और गर्दन का, कमर का और हाथ पाँव की जो चोट का है उसको बचाया जा सकता है कि और आगे चोट नहीं लगे। इस तरह से शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। जी सर, आपने ये तो हमें बताया हमारे दर्शकों को कि हमारा जब हम किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें शिफ्टिंग के दौरान जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये आपने हमें बताया। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि उसके बाद जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का उस टाइम क्या रोल रहता है? हर हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर से कोई भी एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होते हैं या पॉइजन वाला पेशेंट आता है, तो उसके लिए इमरजेंसी गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, और
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बातें हैं कि उसका इलाज करना है, और किसी तरह का कोई लीगल एस्पेक्ट ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले मरीज़ की जान बचाना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका आगे। तो इसी संदर्भ में हर डिपार्टमेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, जो नज़दीक अस्पताल है वहाँ ले जाना चाहिए। वहाँ पे जैसे बड़ी सिटी होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज कोटा है, तो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हैं, जिसको टीम होती है पूरी, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन होता है, और फिजिशियन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। इस तरह से एक टीम होती है हमारे पास। तो वो टीम मिल करके ही उसको मैनेज करती है कि जिस संदर्भ में जो मैंने, जैसे ऑर्थोपेडिक का फ्रैक्चर है तो ऑर्थोपेडिशियन होता है, पेट में कोई चोट है तो सर्जन होता है, हेड इंजरी के हिसाब से न्यूरो सर्जन होता है, और नीचे यदि यूरिनरी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट होता है। तो इस संदर्भ में पूरी टीम और होती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। तो उसको पेशेंट को जाने के बाद में अश्योर कर लिया जाता है कि भाई आप डरे नहीं और आप हिम्मत रखें, और हमारी टीम तैयार है। और टीम फर्स्ट जो होता है रैपिड असेसमेंट करते हैं कि तुरंत मरीज को देखें, ऑब्जर्व करें, फील करें, और कि क्या क्या चोट हो सकती है। उस संदर्भ में उसको पेशेंट को देख करके तुरंत आपको मैनेज करना है। यदि आपको पल्स फीबल आ रही है तो उसको फ्लूइड लगाएंगे, ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो ऑक्सीजन देंगे, उसको अंदर सांस में तकलीफ आ रही है तो और उसके सपोर्टिव मेजर अपनाएंगे, दवाई लगाएंगे उसको अंदर। यदि आपको खून बह गया है तो ब्लड चढ़वाएंगे उसको, और वुंड है तो उसको साफ करके उसको क्लीन करके उसको ड्रेसिंग करेंगे, और यदि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है तो उसको टेम्प्रेरी फिक्स करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। सर, ये तो आपने बताया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्या क्या रोल रहता है। उसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई भी ऑन रोड कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें कई लोगों को देखा है मैंने खुद ने भी कि वो लोग, कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो रहा है तो वो लोग सीधे निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग शायद बचते हैं कि शायद हो सकता है कोई भी कार्रवाई उन पर हो जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एक ही सजेशन है इसके अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको सबसे पहले लाइफ को बचाना है, किस तरह का लीगल हर्डल उनको नहीं होगा। और ये जो दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आज आप किसी को जान बचाए तो हो सकता है किसी दिन आपकी भी ज़रूरत पड़े। तो सब इंसान को अपने इंसान के काम आने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके और उसकी हेल्प करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। वो एक एड आता है, डर के आगे जीत है। तो डर हटा करके हमको उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वह किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ है। तो उस संदर्भ में ये सोच करके कि यदि आज मेरे साथ ये होता तो मैं क्या करता यदि मेरे परिवार, उसी संदर्भ में ये किसी को, क्योंकि उसका परिवार कहीं बैठा हुआ होता है और अपन उसके मददगार हो सकते हैं, तो हम मददगार बने और ये डर बिल्कुल हटाएं, बिल्कुल कि नहीं आज ये किसी के साथ हो रहा है तो आज कल से अपने साथ भी हो सकता है। यदि हम मदद करेंगे तो हमको भी मदद मिलेगी। तो इस संदर्भ में डरना नहीं चाहिए, कोई लीगल इश्यू नहीं है, और हमको जहाँ तक हो सके जीवन बचाना चाहिए और मदद करना चाहिए। तो यही हमारे संस्कारों में सिखाया है कि कर भला हो भला। तो इस संदर्भ में इंसान काम आए तो बहुत अच्छा है। सर, साथ ही साथ हम आपके साथ एक और ख़ास टॉपिक पे चर्चा करना चाहेंगे। बोन एंड जॉइंट डे का आप सबके लिए या फिर हम लोगों के लिए क्या महत्व है? 4 अगस्त का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, जिसको बोन एंड जॉइंट डे बोलते हैं, और ऑर्थोपेडिक के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी संदर्भ में बोन एंड जॉइंट डे की आज इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उसकी थीम है सेव वन सेव सेल्फ। उसी संदर्भ में पूरे इंडिया के अंदर बोन एंड जॉइंट डे मनाया जा रहा है। उसके अंदर थीम जो रखी है सेव सेल्फ सेव वन, उसके अंदर है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। यदि पेशेंट को किसी भी तरह से इंजर्ड हुए हो, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो, कोई ड्राउनिंग हुआ हो, कोई इंडस्ट्रियल कोई हैजार्ड्स हुआ हो, उसके अंदर यदि पेशेंट दिक्कत में होता है तो उसके अंदर उसकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी परिवार के लिए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए यदि हम दें, यदि हेल्थ वर्कर तो काम करता ही है, लेकिन यदि हम जन साधारण को भी यदि अवगत कराएं कि किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यदि जन साधारण समझ लें, बच्चे पर्टिकुलर जो 9th से 12th वाले बच्चे हैं, यदि इसको समझ लें
तो हम बहुत ही काफ़ी लोगों की हम जान बचा सकते हैं, क्योंकि जो रोड साइड एक्सीडेंट हैं या जो ट्रामा है पूरे विश्व की समस्या है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ रेट होती है 40 साल से कम उम्र की, वह सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और ट्रॉमा की वजह से होती है। और इंडिया जो हमारा है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो इसको कम करने के लिए इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने एक बीड़ा उठाया कि हम लोग जनसाधारण को और बच्चों को और युवाओं को जागरूक करें कि किस तरह से हम उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। एक आदमी भी एक को बचाएगा तो हम बहुत कुछ देश की मदद कर सकते हैं। इसी संदर्भ में बोन एंड जॉइंट को हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दे करके हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग उनको सपोर्ट करें। सर, अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने अपना खास टाइम निकाल करके हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत बारीक जानकारियाँ मिली हैं हमारे दर्शकों को, उनको भी बहुत सब पसंद आया होगा और उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और हमें सबकी जानकारियाँ मिली। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ KBC का, कोटा ब्रॉडकास्ट चैनल का, ये मौका दिया इस कि प्राथमिक उपचार को किस तरह से करें और बोन एंड जॉइंट को किस तरह से मनाया जाए। तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आप तक मिल सके और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर दीजिए विदा मौनी को, और अब हम अगली बार फिर आएंगे नए डॉक्टर के साथ नई जानकारियाँ लेकर आपके लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।